अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में हम जिन चीज़ों पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो सबसे पहली तो ये है कि मेमोगेट स्कैंडल केस में अदालत ने इस हवाले से रिट दायर की थी मियां नवाज शरीफ की तरफ से 6 दीगर रिटों को काबिल समात करार दे दिया है और एक कमीशन भी मुकर्रर कर दिया है। इस पर रद्द-ए-अमल हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने कुछ यूं दिया है कि उन्हें फैसले से तो इख्तलाफ है, लेकिन उन्होंने इसको तस्लीम करने का ऐलान भी किया है। गैस और बिजली की सूरत हाल मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरह है। फैसलाबाद बंद पड़ा है, लाहौर की इंडस्ट्रीज को भी गैस नहीं मिल रही और इसी तरह कराची में सीएनजी स्टेशन भी बंद हो गए हैं। ये बहरान हमें किस तरफ ले जा रहा है, किस तरह हंगामे हो रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और फिर जैसा हमने कल आपसे बात की थी कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के चंद अहम गोशे भी हम आपके सामने लाएंगे जिन पर अब तक गौर नहीं हो रहा। और इस तमाम गुफ्तगू के लिए यानी नुक्ता नज़र के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। बलूचिस्तान के हालात कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। हालात तो वहाँ ख़राब हैं और यानी एक फ्री फॉर ऑल हो चुका है। बैनुल अक़वामी ताकतें भी काम कर रही हैं, मुकामी तौर पर भी कई अनासर ऐसे हैं जो बेकाबू हो रहे हैं। कुछ पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, कुछ पहाड़ों से उतर कर हंगामा कर रहे हैं, कुछ ईरान की तरफ भाग जाते हैं, कुछ वहाँ से आ जाते हैं, बाद अफगानिस्तान में चले जाते हैं। तो एक बड़ी अफरा तफरी मची हुई है और जितनी तवज्जो की ज़रूरत है उतनी हो नहीं पा रही बलूचिस्तान की तरफ। और फिर स्टेट सब्जेक्ट के दरमियान वो जो अदम एतमाद है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, जरूरत इस बात की है कि हुकूमत वाज़ेह फैसले, लेकिन हुकूमत ने बलूचिस्तान पैकेज दिया, आर्मी भी कोशिश कर रही है, भर्ती हो रही है फौज में बलूचिस्तान से, और भी कुछ इकदाम किए गए हैं वहाँ तालीम के, ट्रेनिंग के। लेकिन जो बुनियादी मसला है, जो सियासी मसला कहें, वो हल नहीं हो रहा। और जो लोग फेडरेशन से बाहर जाके गुफ्तगू करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, उनको सख्ती से उनसे मामला करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि आप, ये हदूद है हमारी। जो लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं और भारी तादाद रहना चाहती है, क्योंकि अगर ये लोग मिनॉरिटी में ना हो तो फिर बंदूक से बात ना करें, अगर मेजॉरिटी में हो तो फिर इलेक्शन लड़े, आके अवाम की नुमाइंदगी हासिल करें और उसके बाद बात करें। तो मेजॉरिटी जो है उसको तो इस तरह जरूरत नहीं होती। जब मिनॉरिटी में होते हैं आप तो फिर बंदूक से और ताकत से और दहशतगर्दी से बात करते हैं। तो ये जो अनासर वहां दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं, और यहां वहां कोई महफूज नहीं है। आप पहले आता था पंजाबियों को मार दिया, फिर आता हजारे वालों को मारा, फिर कभी पतूनों को मारा, कभी बलोचों को मारा। अब वो तरह तरह के नाम, हर आदमी अपने मुखालिफ का नाम ले देता है। कोई एजेंसियों के पीछे पड़े हुए हैं, कोई बैनुल अक़वामी बातें कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि ये जो लोग हैं, अगर ये अक्सरियत में हैं तो इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें हिस्सा लें और वह अपनी हुकूमत कायम करें, अपने मसाइल हल करें। जी शाम साहब, तो वो जो बात हमने जहां से शुरू की थी इस खबर के बीच में आने से पहले कि सियासी मुस्मरात की बात हो रही है कि जी ये फैसला जो आया है ये पता नहीं क्या है। हर मामला जो सियासी होगा, यानी इसमें कोई ऐसा तो नहीं है एक वारदात होगी, तो एक मफरूजा है। एक मेमो लिखा गया, एक अमरीकी शहरी है, उसने एक अमरीकी शहरी को यह मेमो लिखा और अमरीकी शहरी के जरिए पहुंचाया। अब जिनके लिए लिखा गया वो ये कहते हैं कि हमने इसे ऐसा काबिल ही नहीं समझा कि इस पर गौर करें और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और जिनका नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने लिखवाया, वो कहते हैं हमें मालूम ही नहीं है, वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो ये एक लावारिस बच्चा है, ना इस्लामाबाद इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना अमरीका इसको कोई हैसियत दे रहा है। लेकिन बीच में कितना कन्फ्यूजन पैदा हुआ है कि हमारे सारे अदारे आपस में टकरा गए हैं। अब हम इसकी तहकीकात करने जा रहे हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस होती रही कि ये मेंटेनेबल भी है कि नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे समात में भी है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो फैसला कर दिया। वैसे तो ये फैसला पहले दिन ही कर दिया था, जब नवाज शरीफ साहब पेश हुए और दूसरे लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर लिखवाया वो एक हतमी ऑर्डर था एक लिहाज से, क्योंकि जो रिलीफ मांगी थी वो दे दी गई। और उस पर पीयूष पार्टी ने रद्द-ए-अमल भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असल में उन्होंने कौमी सलामती की जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसको रेफर कर दिया। तो आया दो पैरेलल अब ये तहकीकात शुरू हो गई। अब कोर्ट ने पहले जो कमीशन मुकर्रर किया था वो तो काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने खोसा साहब ने कहा जनाब मुझे माफ किया जाए, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी और मसरूफियात है। अब कमीशन किसको मुकर्रर करना है, ये तो बात की बात है। तो आसमा जहांगीर वकील थी हुसैन हक्कानी की, उन्होंने कहा जनाब ये तो मेंटेनेबल नहीं है, आपके दायरा समात में नहीं आता, ये बुनियादी हकूक का मसला ही नहीं है। अब उस पर कई दिन जो है दलाइल हुए, लेकिन आज भी मेरे दफ्तर में मुझसे सुबह लोगों ने पूछा कि फैसला क्या आएगा। मैं कहा फैसला यही आएगा कि ये मेंटेनेबल है।
क्योंकि जजों का जो मूड मालूम हो रहा था और जो सूरत नजर आई थी वो ये समाअत तो करेंगे जी। तो उन्होंने समाअत का फैसला किया, लेकिन साथ ही ये भी तय कर दिया कि कमीशन मुकर्रर होगा। यानी एक चीज है काबिल समाअत होना, दूसरी चीज ये चलिए काबिल समाअत है तो अब क्या किया जाए, इस पर बहस नहीं हुई और कमीशन मुकर्रर हो गया। उसकी तफ्तीश का बीड़ा भी खुद उठा लिया। अब 3 चीफ जस्टिस साहबान जो है उनके सपुर्द किया गया है काम। तो बज़ाहिर तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी जुडिशियल फोरम जो है वो इसकी तहकीकात करेगा, लेकिन मामला देखिए जहां सियासत इन्वॉल्व हो जाती है वहां खराबी यूं होती। वो हफीज का शेर मुझे कई बार याद आया ऐसे मौके पर कि नाकामी है इश्क या कामयाबी, दोनों का हासिल खाना खराबी। अब अच्छा, मैं तो इस पे परेशान होता हूं कि अगर पार्लियामेंट की कमेटी और ये जुडिशियल कमीशन दो मुख्तलिफ नताइज पे पहुंचेंगे फिर क्या होगा, फिर धमा चौकड़ी होगी सियासी। लेकिन डिपेंडेबल किसको समझा जाएगा ये भी तो। अब देखिए ना, ये तो अब जो आप उनका हामी है वो उनको समझ ले, जो उनका हामी है वो उनको समझ। अच्छा शाम साहब, इसको इन टर्म्स में भी लेना चाहिए कि जनाब ये मियां नवाज शरीफ की कोई फतह है और पीपल्स पार्टी की कोई शिकस्त है सदर आसिफ अली जरदारी की। देखिए जो नवाज शरीफ साहब का नुक्ता नजर था वो अदालत ने कबूल कर लिया, जो रिलीफ वो मांग रहे थे वो उनको दे दिया, और हुकूमत जो मौकफ इख्तियार कर रही थी वो मौकफ तस्लीम नहीं किया गया। हुकूमत चाहती थी पार्लियामानी कमेटी से प्रोब हो और तहकीकात हो वहां, और आर्मी चीफ ने भी उसको और डीजीआईएसए ने भी उसको तस्लीम नहीं किया एक तरह से, क्योंकि एक फरीक के तौर पर पहली बार मुल्क की तारीख में वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, यानी अपनी दरखास्तें लेके जब पेश हुए। तो अब उसका मतलब यह हुआ कि आपने फौज को एक आजाद हैसियत दे दी है सिविल हुकूमत के मुकाबले में। ये इसकी बड़ी ही दूरदर्श असरात है। जी, हम इन असरात पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि 042363680102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखते रहिए नुक्ता नजर। नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि मेमो गेट स्कैंडल ने जो नई शक्ल इख्तियार की और उस पर अदालत के फैसले के असरात पर शमसा हम बात कर रहे थे कि उसके असरात बड़े दूररस होंगे। देखिए असरात तो ये जब सियासी इश्यूज हो जाते हैं तो फिर एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र का लोग अजहार करते रहते हैं। अगरचे कि ये बहस सारी जो अदालत का फैसला है वो तो सबको तस्लीम करना होता है, जो भी अदालत के फैसले आए हैं वो सब ने तस्लीम किए। देखिए तमीजुद्दीन केस में अदालत ने कहा कि असेंबली ठीक तोड़ी गई है, वो टूट गई। फिर ज़ियाउल हक के केस में असेंबली ने कहा मार्शल ठीक लगा है, वो लग गया, ठीक बात, कबूल हो गया, अदालत ने यही कहा, बिल्कुल ठीक है जी। और उसके बाद अदालत ने भुट्टो के खिलाफ साहब के खिलाफ फैसला दिया, और उनको अगरचे डिवीजन थी, 3 जज एक तरफ थे और 4 जज एक तरफ थे, और दिलचस्प बात यह है कि 3 कहते थे बरी कर दिया जाए बिल्कुल, और 4 कहते थे फांसी लटकाया जाए, वो फांसी लटक गए। और इस यानी वो फैसला तो मान लिया गया ना, आज जितना भी उसमें आप तनकीद करें। फिर परवेज मुशर्रफ साहब आए और उनका चैलेंज हुआ। जफर अली शाह केस बड़ा मशहूर है, जज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अपने 5 रुफका के साथ निकाले गए, उन्होंने उनसे हलफ नहीं लिया या उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठने से इनकार किया। तो नए जज साहब आ गए, उन्होंने आके वो ठप्पा लगा दिया, उनका ठीक दुरुस्त फैसला हुआ। आज हम उस फैसले को तस्लीम नहीं करते, लेकिन उस वक्त तो कबूल हो गया, आगे चली गई बात। तो बात यह है कि ये जो फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो तो तस्लीम करने होते हैं, करने भी चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत तो नहीं कर रही, अनारकी का शिकार हो जाए। लेकिन हमारी हुकूमत तो नहीं करती ना, हमारी हुकूमत ने जो तर्जे अमल है, इन्होंने खत लिखने थे नहीं लिखे, एक खत का मामला है, वो भी बड़ी लंबी बहस है, वो इस्तिस्ना है नहीं है, वो भी बहस होगी और उस पर होगा। कोई फैसले ऐसे नहीं है जिनको आप वायलेट कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा इख्तियार है अपने फैसलों को मनवाने का। और अगर कोई फैसला नहीं माना जा रहा और सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रही, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ये महसूस कर रही है कि नहीं, इसमें कुछ गुंजाइश मौजूद है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना है हम सबको। इस फैसले के असरात क्या होंगे, ये जरूरी बात नहीं है कि आज जो हमें फैसला दुरुस्त नजर आ रहा है कल भी वो दुरुस्त हो और परसों भी वो दुरुस्त हो। देखे ना, आसमा जहांगीर ने कहा कि भाई ये 9 जज जो हैं इन्होंने इकट्ठे फैसला दिया, तो एक तो बड़ी खुशी की बात है कि 9 जजों ने इत्तेफाक राय से फैसला दिया जी। दूसरी बात यह कि 9 जज जो हैं उन्होंने एक दूसरे से को सोचा, नुक्ता भी इख्तलाफ नहीं था,
एक जमाने में जज जो थे अपने अपने ऑर्डर खुद लिखवाते थे, अब भी लिखवाते हैं। तो बहरहाल ये मनफी बात भी हो सकती है, ये मुस्बत बात भी हो सकती है। लेकिन शाम साहब, जो ये रवैया है कि इस्टेब्लिशमेंट की अदालत, और फिर एक ट्विटर पे भी कैंपेन चल पड़ी है फौरी तौर पर आसमा जहांगीर के बयानात को लेके, और फिर उन्होंने ये कहना कि हमें पछतावा है कि हम इस अदालत के लिए क्यों लड़ते रहे। ऐसे देखिए, इतनी जल्दबाजी में फैसले सादर नहीं कर देने चाहिए। यानी एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद हो रही है कि आपने जल्दबाजी में फैसला कर दिया, और दूसरी तरफ खुद जल्दबाजी में फैसला हो रहा है। तो तहम्मुल से, तदब्बर से काम करना चाहिए। और क्या होगा, मैक्सिमम यही होगा ना कि कोई हुसैन हक्कानी साहब ने अगर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो वो मालूम हो जाएगा। मुझे तो मेरे बड़े एक अजीज दोस्त हैं हामिद मीर साहब, वो मिले इस्लामाबाद में। वो कहने लगे कि ये लिखने वाले एक अखबार नवीस हैं, उन्होंने मंसूर इजाज के साथ मिलकर लिखा है। तो अब ये बड़े बाज लोग कहते हैं ये साजिश है फौज को और सिविल हुकूमत को लड़ाने की। बाज लोग कहते हैं नहीं, सिविल हुकूमत ने काम किया है। बाज कहते हैं हुसैन हक्कानी साहब ने ये काम किया है। बाज़ कहते हैं किसी ने भी नहीं किया। अब जब मामला इतना खराब हो जाए, उलझ जाए, तो फिर अब 3 चीफ जज हजरात बैठे हैं। अगरचे इस तरह ना बैठते तो अच्छा होता, और ये एक पार्लियामानी कमेटी ये फैसला कर लेती, या आप जिस तरीके से कमीशन मुकर्रर किया जाता है नॉर्मल, उस तरह से मुकर्रर होता, यानी हुकूमत कर लेती, हुकूमत कर देती, हुकूमत को कह देते। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अच्छा शाम साहब, ऐसी कभी सूरत हाल पहले पैदा हुई है कि अब एक तरफ असेंबली की कमेटी है, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अदलिया है, तीसरी तरफ फौज है, और एक तीनों की तरफ से तनाव की कैफियत है? असल बात यह है कि हमारे यहाँ हर सूरत हाल नई पैदा होती है। अच्छा, ये नई सूरत हाल है। वो हमारे मरहूम शायर थे आसिक करनाली, उनका शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं, देखता हूं हुस्न भी कुछ जिंदा दिल है कि नहीं, कोई ऐसा सितम फरमाइए जो आपकी ईजाद हो। तो ये जो हमारे यहां इस तरह की इजादात होती रहती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को कोई स्पेस देने के कायल नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ। यानी हमारी फौजी हुकूमत और सिविल हुकूमत, फौजी जो हमारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत जो सिविल है, उसके दरमियान कितना तलखी पैदा हुई है। अब देखिए, उसामा बिन लादेन यहां था, मौजूद था जी। अमरीकी कहते हैं हमने उसे यहां हलाक किया। पूरी दुनिया में हमें सवालात उठाए गए, लेकिन हमने बहैसियत मजबूई एक मिलकर जवाब दिया। अब ये मेमो साहब आ गए, ये मेमो साहब जो है, अब इस पर हम एक दूसरे से लड़ पड़े। साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले बता दूं, 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मेमो के हवाले से कि मेमो केस पर जो समात को काबिल समात करार दे दिया है मेमो केस को, तो उसके नतीजे में अब क्या होने जा रहा है। शमी साहब, क्या रजा रब्बानी साहब को भी अब प्रॉब्लम होगा कि उनकी जो अब क्रेडिबिलिटी है वो भी मशकूक हो जाएगी? नहीं, क्रेडिबिलिटी मशकूक नहीं होगी, लेकिन देखिए अजीब तमाशा है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट रोक देती, अगरचे कि वो भी तजावुज होता अपनी हदूद से, कि भाई आप पार्लियामानी कमेटी जो है हमें तहकीकात करने दे। अब 3 चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं एक तरफ, उधर हमारे जनाब वो जो कमेटी है उसमें बड़े बड़े रहनुमा शामिल है, खुद आपके स्फंदयार वली है, रजा रब्बानी है, प्रोफेसर खुर्शीद भी है मेरा ख्याल। तो एक बड़ी कमेटी है वो, और दुनिया में हम अपना क्या तमाशा बनाएंगे अपने आप को। लेकिन बहरहाल देखिए, कुरान करीम में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की कि वो मुखालफों के मुकाबले में सख्त और आपस में नर्म है। और जिसमें अल्लामा इकबाल ने तर्जुमा किया उसका, एक तरह हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हम आपस में सख्त हैं और अपने दुश्मनों के नर्म है। अच्छा शामी साहब, इसका एमिकेबल सोल्यूशन हो क्या सकता था? आप ये भी देखें ना कि शामी साहब, एक बात तो तय है कि हमारी जो एजेंसीज है और फौज है वो तो इस मेमो को एक हकीकत बना के बैठी है। नहीं बना, देखिए मेमो एक वजूद रखता है, हकीकत नहीं है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है ना, ये कोई तहकीकात करने वाले अदारे नहीं होते। मैं इतनी रिपोर्टें इंटेलिजेंस की मेरे पास आती हैं बहुत सी, मुझे हंसी आ जाती है उन पर। और आप अगर तारीख देखें तो बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है। देखिए FIA जो है, फिर उसकी जरूरत क्या हो IB के होते हुए? FIA कोई जरूरत नहीं। फिर पुलिस की क्या जरूरत हो MI के होते हुए? ये सारे अपने अपने रोल हैं। इंटेलिजेंस का एक अपना रोल है, इन्वेस्टिगेशन एक और चीज है, प्रोसिक्यूशन एक दूसरी चीज है।
तो बहरहाल अब ये दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हो रही होंगी, चलिए शौक पूरा कर लीजिए। बात यह है कि हमें जरा नर्म होना चाहिए आपस में। अब देखिए, बार बार मैं दरखास्त करता हूं लोगों से, कई लोग मुझसे नाराज भी होते हैं, मैं उनसे कहता हूं देखिए हमने क्या किया हुआ है। सबसे बड़ी सियासी जमात जो है ना आज, उसके जो रहनुमा हैं उनको हम गद्दारी के कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, और हुकूमत क्योंकि उनकी है, उनको आप नहीं मौका देना चाहते कि वो खुद प्रोब कर लें और वो अपनी पार्लियामेंट के जरिए करा लें। हमने ये कारोबार किया माजी में भी। सबसे बड़ी सियासी जमात जो थी उसको गद्दार करार दिया, उसके लीडर को। लेकिन शम साहब, एक इल्जाम लगा हो तो फिर हम कैसे पीछे हटें? उन पे थोड़े इल्जाम लगाए थे हमने। अब उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई की फौजी, और दूसरी बड़ी सियासी जमात जो थी वो उसमें शरीक थी फौजी कार्रवाई में। अब चेहरे बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, किरदार नहीं बदलते। अब आज सबसे बड़ी सियासी जमात जो है, हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर गद्दारी लगा दें लेबल, और फिर जो दूसरी बड़ी जमात है वो उसके साथ खड़ी है लेबल लगाने वालों के। कितने अफसोस की बात है भाई, ये हम क्या कुरेदना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और वो जो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं नहीं समझ सकता कि लेना देना होगा भी। किसी एक शख्स का मुझे नहीं मालूम हुसैन हक्कानी ने क्या किया या नहीं किया, लेकिन यह मैं तस्वुर नहीं कर सकता कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या जरदारी साहब वो इस तरह से किसी मुल्क की मफाद का सौदा कर सकते हैं। देखिए, हमें हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते। इख्तलाफ की भी एक हद है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शाइस्तगी के साथ, आदाब के साथ पेश आना चाहिए। अच्छा शाहिद साहब, अब जो मामला जिस सतह पर पहुंच चुके हैं, वो तो पहुंच चुके ना, वो तो पहुंच चुके। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। यहां से कुछ बैक ट्रैकिंग का इम्कान है या आगे बढ़ना है? अब वापस तो ला नहीं सकते। ये हो सकता है कि पार्लियामानी कमेटी जो है वो कहे भाई चलिए जज साहबान मुकर्रर हो गए हैं, पहले ये अपनी तहकीकात कर ले। ये हो सकता है, लेकिन इसके भी मुझे कोई खास आसार नजर नहीं आ रहे। गोया हम अब सारे जो हैं अपनी अपनी पोजीशन पे बैठेंगे और हम तमाशा अपने आप को बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, समझेंगे कि दुनिया का तमाशा बना रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, वैसे एक पॉलिटिकली यूं नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा फायदा हो गया है कि मुल्क में तवानाई का बहरान है, गैस का बहरान है, बिजली नहीं मिल रही, लेकिन उसे मेमो के केस में उलझा के पीपल्स पार्टी जो है वो अपने हल्का इंतखाब में हमदर्दियां समेट रही है। वो तो आप इसको जिस तरह से नाक चाहे इधर से पकड़ ले चाहे उधर से पकड़ ले। अब ये जो गैस का बहरान है, जो बिजली का बहरान है, हमारे जो करतूत हैं कई बरस के, अब देखिए पानी से बिजली हम पैदा नहीं कर सके। ना जनरल जियाउल हक ने कालाबाग डैम बनाया, ना परवेज मुशर्रफ साहब बना सके, ना नवाज शरीफ साहब, ना बेनजीर भुट्टो साहब, और ना कोई और डैम शुरू कर सके। चलिए कालाबाग नहीं बन रहा, सिंध में और पख्तूनख्वा में सेंटीमेंट हो गया उसके खिलाफ, छोड़े उसको, बादशाही शुरू कर दे, कोई और शुरू कर दे, वो भी नहीं किया। अब पानी तो पैसे ही नहीं है, अब तो पानी से बिजली नहीं जी, वक्त लगता है, 7-7, 8-8 साल डैम पे लगते हैं। जो बिजली हम 25 पैसे में, 40 पैसे में यूनिट हासिल कर सकते थे, वो अब 10 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए की बात हो रही है। और पूरा क्राइसिस है। अब गैस हमारे पास नहीं है, गैस की कमी है। गैस हमने क्या किया, इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल की है जिसकी हद नहीं, और नई हमने तलाश की नहीं, उस पर हाथ पे हाथ डाल के बैठ गए। तो अब जरूरत इस बात की है कि पहली बात है सर्दी का मौसम है, इंडस्ट्री भी चलानी है, दूसरे काम भी करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी दी जाए घर वालों को, घरेलू सार्फिन को। खाना पकना है और उसके लिए मैं तो समझता हूं कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे शाम को लाजिमन गैस मुहैया की जाए हर शख्स को, ताकि नाश्ता भी तैयार हो जाए, दोपहर का खाना भी पक जाए और रात का खाना भी। लेकिन यहाँ पे ना इंडस्ट्री को मिल रही है ना घरों में मिल और रही फिर है। बाकी इंडस्ट्री को दें। देखिए सीएनजी जो स्टेशन है ना, इनको गैस आप 10 दिन रोक देंगे, 15 दिन रोक लेंगे, गुजारा हो जाएगा। पेट्रोल से भी काम चल जाएगा, महंगा होगा लेकिन चल जाएगा। अब घर के लोग जो हैं वो कहां जाए, लकड़ी नहीं है, कोयला नहीं है, आदत नहीं रही, तो इसलिए ये घर घर में मातम ना बरपा करें, ये पहले इसको प्रायोरिटाइज कर लें। और ये सारे लोग, ये ऑपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, सूबे भी हैं, ये मिलके क्यों नहीं बैठते? इनको तकलीफ क्या है? मिलके बैठेंगे तो गैस कहां से लाएंगे? नहीं, जो भी है उसे तकसीम करें ना। जितनी गैस है उसको इस तरह तकसीम करें कि नुकसान कम से कम हो और लोगों को इत्मीनान हो जाए कि चलिए जी बैठ के सबने फैसला किया है जी। अच्छा शम्स साहब, आपने खुद वो लड़काना वाली तकरीर में सदर साहब ने कहा था कि हम जहां से चाहें गैस खरीद लें,
डू यू थिंक कि अगले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में ये बहरान कभी खत्म होगा? और भाई 3-4 साल में गैस खरीदेंगे, उसकी भी कीमत होगी ना। हमारे अपने पास गैस मौजूद है, हम उसे निकाल नहीं पा रहे, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। अभी आप देखिए कि हम पाइपलाइन बिछाने पे लगे हुए हैं, उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो उनमें गैस हमारे पास देने को है नहीं। ये तो शायद से बहुत ही खतरनाक किस्म का जो रुझान है। ये देखिए, इसका मतलब ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बस अपने हल्का इंतखाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि भाई ये तुम्हारी पाइपलाइन हमने बिछा दी है, 2, 4, 5 साल में कहीं से गैस भी ले आएंगे। तो देखिए, ये को खुदा खौफी करें। पहले मिट्टी का तेल लोग जलाते थे, फिर चूल्हे, अब ये लकड़ी मौजूद थी, वो हमने आप गोबर के जो उपले जलाते थे, ये सारे काम। मगर ये इमरजेंसी में सारी चीजें कैसे आ जाएंगी, और शहरों में खास तौर पर। तो खुदा के लिए आपको ऐसा इंतजाम कीजिए कि जो है तकसीम करें उसे बैठ के मुनासिब तरीके से। जी शाम साहब, ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे फेसबुक से भी और फोन पर भी। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इब्तिदा में जो आपको खबर दी गई थी कि धमाका हुआ है कोयटा में, उसमें अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 12 अफराद जख्मी हैं। और अब सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सवालात की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने कल आपसे वादा किया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के केस के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, लेकिन वक्त आज कुछ इस तेज़ी से गुजरा और हालात ने कुछ यूँ शक्ल इख्तियार की कि इसको हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए उठाना पड़ रहा है और इस पर हम दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे। और हमारे सवालात में पहले कॉलर हैं राव अख्तर साहब नैरोबी से। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए जनाब। जी शामी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ और दुआ करता रहता हूँ, अल्लाह करे जोरे बयां और ज्यादा। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। फिर आपको ये मालूम है कि एक कलंदर लीडर, सियासी लीडर की गोद में मैंने परवरिश पाई है, राव खुर्शीद अली खान और मुजद्दिद वक्त और आलमी शोहरत के लीडरों की नालैन बर्दारी की है, लेकिन मैं आजकल सियासत से बिल्कुल दूर हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। फाउंडेशन से मैं अब आप मुंसलिक हूँ। अब आप फरमाएं, अब आप क्या कहना चाहते हैं? फाउंडेशन को सियासत से अलग रखा जाए। लेकिन कल आपके प्रोग्राम में एक ऐसी बात आई कि मुझे कुछ हंसी भी आई, और फिर चूंकि आप भी उससे मुंसलिक है, मैंने चाहा कि आपसे मैं राब्ता करूं और आपको कहूं कि कम से कम वजीर आजम साहब सराइकी लोगों के जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में रोहतक, हिसार, गुड़गांवा या अंबाला कमिश्नरी के जो रंगड़ हैं, उनकी तादाद सराइकियों से कहीं ज्यादा है। तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि रांगड़िस्तान का भी मुतालबा कर दिया जाए और वजीर आजम साहब रांगड़ों के वोट लेने के लिए उन्हें जी राव साहब के लिए भी जी राव साहब जी वजीर राव साहब भी माशाल्लाह वापस आ जाए नैरोबी से और फिर ये मुतालबा शुरू कर दें रांगड़िस्तान। तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है? जी खालिद साहब है कराची से हमारे साथ। जी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। शामी से मुझे एक सवाल करना है आज के हवाले से, प्रोग्राम के हवाले से। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजूर, हुक्म फरमाएं। शामी साहब, आज जजों ने जो फैसला दिया है उस हवाले से मुझे बात करनी थी कि जजों के फैसले को हदफ तनकीद बनाना न सिर्फ अखलाकी तौर पर बल्कि कानूनी तौर पर भी जुर्म है। हाँ जी, जजों ने देखिए, जज जो फैसला करते हैं उसे तस्लीम करना चाहिए, और मगर इख्तलाफ हो सकता है। देखिए, इख्तलाफ का मतलब यह नहीं है कि जज का फैसला तस्लीम ना किया जाए। अदालत का फैसला सारा आंखों पर। गुजारिश ये है, एक वकील जिसका जी करना है। मेरा ख्याल है अकरम साहब आप तक सवाल भी पहुंच गया आपका और आप तक जवाब भी पहुंच गया। शाम साहब, हम जरा फेसबुक की तरफ चलें, क्योंकि फेसबुक पे वैसे मैं आपको छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि फेसबुक पे जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है वो आपका दौरा लड़काना है और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ आपकी मुलाकात है, और इस हवाले से बहुत से लोगों ने सवालात भी किए। असल में ये जो सवालात करने वाले हैं मेरे भाई, इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक अखबार नवीस हूँ, मैं किसी सियासी जमात का रुकन नहीं हूँ। मैं तहरीक इंसाफ की जलसे में गया, वहां मुझे स्टेज पे बिठा लिया,
कई लोगों ने एतराज किया। अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी थी, चंद अखबार नवीसों को बुलाया गया वहां, उनमें मैं भी शामिल था जी। और मैं कोई पहली दफा लाड़काने नहीं गया, इससे पहले भुट्टो साहब की कब्र पे फाते पढ़ने भी जा चुका हूं। और फिर बेनजीर भुट्टो साहबा जब शहीद हुई थी उस वक्त भी वहां गया था उनकी ताजियत के लिए। लेकिन सबूर आगा साहब का क्या करें, इन्होंने बड़ा मुतय्यन सवाल किया कि आपको लाड़काना जाकर जरदारी साहब से मिलने की जरूरत क्या? नहीं, वो तो बरसी में थी ना, जब उनकी बीवी की बरसी थी, उन्होंने तकरीर करनी थी, हम वहां मौजूद थे। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें एक दूसरे से मिलने जुलने में कोई शर्म नहीं है, ना कोई आर है। तो शामी साहब, मेरा ख्याल है कि इसका कुछ इल्जाम पीटीवी पे भी जाता है, जिन्होंने आपकी और सदर साहब की क्लोजनेस है ना, वो बहुत ज्यादा दिखाई, मेरा ख्याल है उस वजह से भी मशहूरी हो गई। बड़ी मेहरबानी जी। सफदर लोधी साहब हैं, सफदर लोधी साहब ने फेसबुक पे कहा है कि चौधरी इफ्तिखार साहब शिकवा करते हैं कि प्रोग्रामों में अदलिया का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, तो अगर उन्हें यह शिकवा है तो फिर उन्होंने मेमो जैसे नॉन इशू को इशू क्यों बनाया है? अब देखिए, वो तो अब खुद ही जवाब दे सकते हैं, उन्होंने फैसला कर दिया है। वैसे तो वो खुद भी मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्रामों के दौराई और फिक्रे भी बाद औक़ात उनकी जुबान पे आ जाते हैं। अभी उन्होंने फरमाया कि एक अमेरिकी जर्नैल की बात कैसे मान ले पाकिस्तानी जर्नैल के मुकाबले में। एक हमारे एंकर पर्सन है, उन्होंने बड़ा जोरदार आवाज से ये फिक्रा बार बार दोहराया था इससे पहले। देखिए, असल मामला ये नहीं था कि अमेरिकी जर्नैल जो है पाकिस्तानी जर्नैल के मुकाबले में नहीं था, मंसूर एजाज और अमेरिकी जर्नैल का मुकाबला था, तो उसे कन्फ्यूज। देखिए, और फिर दूसरी बात यह कि अमेरिकी जर्नैल तो मौके का गवाह है, उसकी बात मानी जाएगी, या जहां बैठ के जो देख रहा है उसकी बात मानी जाएगी। शेखुपुरा से एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अकरम बात कर रहा हूँ जी, जनाब अली जी। मुजीबुर रहमान शामी साहब से पूछना था कि ये जो परवेज मुशर्रफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान में, कौन सी पार्टी ने वेलकम करेगी? और नंबर 2 ये था कि जो वजीर आला पंजाब है शहबाज शरीफ, वो खुद को खादमे आला पंजाब कहते हैं, क्या कोई बंदा 17 जो है वजारतें रखने वाला बंदा खादमे आला होगा या जलालुद्दीन अकबर होगा? देखिए, वो तो परवेज मुशर्रफ साहब तो अभी दावा कर रहे हैं ना कि मैं आ रहा हूं। जब आएंगे उस वक्त देखेंगे। कल खुर्शीद कुसूरी साहब की उनकी मुलाकात और हाँ, उनकी मगर तहरीक इंसाफ में जा चुके हैं वो तो APML जो है उनकी, वही उनका इस्तकबाल करेगी। और अगर इतनी वजारतें शहबाज शरीफ ने अपने पास रखी हुई हैं, फिर तो दावा दुरुस्त हो गया, खादमे आला तो हो गए वो, सबसे बड़े खादमे आला तो खिदमत तो वही कर रहे हैं। अगर 15-18 या आपके बकौल 17 वजारतें उनके पास हैं तो फिर यकीनन वो खात्मे आला हैं। परवेज मुशर्रफ के बारे में हमारे जो प्रोग्राम अजीजी हैं, जो हस्बे हाल में, वो कहते हैं कि उनकी पार्टी में 2 अफराद हैं, बैरिस्टर सैफुल्लाह और फवाद चौधरी। ये दोनों उनका इस्तकबाल वो भी सुना है इधर उधर होने वाले हैं कहीं, कम से कम 50% के बारे में तो ये खबर। मशकूर साहब है शिकारपुर से। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब शामी साहब क्या हाल है? आपकी दुआ जनाब। शिकारपुर का तो अचार मशहूर है जी। आप अगर SMS कर दें तो भेज देंगे आपके यहाँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। चाहिए दिल की वो भी भेज देंगे। तो एक सवाल था मेरा। हाँ जी। इतने बड़े अरसे के बाद जमहूरियत आई है, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, को अभी डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। कभी कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब जैसे हुकूमत में शामिल हुए थे जरदारी साहब के साथ, अगर वो ना छोड़ते उनको, पंजाब हुकूमत से भी पीपल्स पार्टी को ना निकालते, ना काफ लीग आती, ना MKM की जरूरत पड़ती। ये दोनों बड़ी जमायतें जो जमहूरत के दावेदार हैं, इस जमहूरत को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाते कि 5 साल ये पूरी करती। आपकी बात जी मशकूर साहब, किसी और मुल्क मशकूर साहब जरा लिमिटेड हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर अदलिया बहाल हो जाती तो वो वफाकी हुकूमत ना छोड़ते, लेकिन जरदारी साहब की अपनी कहानी है। बहरहाल अगर ये दोनों अच्छे रहते और चंद साल इकट्ठे मिलकर चलते तो बहुत बेहतर होता। अच्छा शमी साहब, वो जो आप कह रहे थे कि 50% पार्टी परवेज मुशर्रफ साहब की भी इधर उधर होने वाली है, वो चौधरी साहब की तरफ से या बैरिस्टर साहब की तरफ से? मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब कहीं और के चौधरी बनने वाले हैं। अच्छा शामी साहब, शमीम अहमद अंजुम साहब ने फेसबुक पे जरा क्विकली हम बात कर लें कि शामी साहब आपने जो कायदे आजम के हवाले से जो हमने प्रोग्राम किया था उसके हवाले से कह रहे हैं कि शामी साहब आप कुछ दूसरे सहाफियों को भी कायदे आजम के बारे में बताया। अब इनका इशारा गालिबन किन सहाफियों की तरफ है? देखिए, हमने तो अपना प्रोग्राम किया है, अपना नुक्ता नजर पेश किया है तारीखी हकायक के हवाले से, वो उन तक भी पहुंच गया होगा। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, खा वो अखबार नवीस हो या सियासतदान हो, उनसे यही गुजारिश है कि तारीख पढ़ा जरूर करें
और उसके लास्टली शामी साहब, जुहेब अख्तर साहब हैं, ये नौजवान ने बहुत तेजी से लिखा है और उन्होंने कहा शामी साहब प्लीज ये बता दीजिएगा कि जमात इस्लामी और पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या प्री इलेक्शन कोई इत्तेहाद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बातें तो एक सी कर रहे हैं। हाँ, असल में एक के यहाँ दाढ़ी है, दूसरे के यहाँ नहीं है। फर्क तो यही है। फर्क तो ये है। और अब देखिए, हो सकता है कुछ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि मुनव्वर हसन साहब जो हैं उनको काबू करना आसान नहीं है। और तो मौलाना फजलुर रहमान का काबू नहीं आ रहा और वो अपने काबू भी नहीं आते बाद औकात। तो देखिए वो आखिर दम तक क्या करते हैं और आखिर वक्त में क्या करते हैं। शाह साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हमने इस बात पे माजरत कि आपसे जो कल वादा हुआ था वो उसको अगले हफ्ते तक के लिए डाल दीजिए, बल्कि न सिर्फ अगले हफ्ते तक के लिए बल्कि अगले साल तक के लिए, क्योंकि अब आपसे मुलाकात नए साल में होगी। अल्लाह आपको खुश रखे, नए साल में अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अब के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।